हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे हो बायोलॉजी, इन सभी की एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और उसके बाद हम चैप्टर वाइज जो है, जैसे कि बायो के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर के थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है, तो ये क्लास रहेगी थोड़ी बड़ी। ठीक है, तो बने रहिएगा इस क्लास में मेरे साथ पूरी क्लास में, ताकि आपका पूरा का पूरा साइंस जो है वो रिवाइज हो जाए, एक तरीके से पूरी की पूरी रिवीजन हो जाए और आपको पता लग जाए कि भाई आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे। ठीक है, बोर्ड पे ये क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि बोर्ड के ऊपर जो है वो क्वेश्चन वगैरह सेटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतना टाइम था नहीं मेरे पास और वीडियो आप लोगों के लिए अर्जेंटली बनानी थी। ठीक है, तो हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहली लाइन के साथ। अच्छा, एक और चीज़, मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं रखा है इसे, मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में रखा है। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है इस वीडियो के अपलोड होते के साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है वो वहाँ पर देख सकता है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ वो लिंक से ज्वाइन करे और इस पीडीएफ को पढ़े। ठीक है, एक बार क्लास पढ़ने के बाद अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी पीडीएफ पढ़ने की, लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ने की थोड़ी आदत होती है तो वो लोग पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अदरवाइज क्लास के बाद आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही आराम आराम से सारी रिवीजन कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, फिर पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। क्या है देखिए, क्वेश्चन पॉइंट 1 है हमारे पास, यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। यूट्रस यानी गर्भाशय जो होता है वो 3 परतों का बना होता है। तो आपको याद रखना है, ये मैंने आपको गर्भाशय बताया था फीमेल का, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये वाला जो पार्ट जो है, ये वाला जो मैंने डार्क किया, ये वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स गर्भाशय। ठीक है, जिसके अंदर बच्चा 9 महीने तक रहता है। तो ये गर्भाशय जो है स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ जो है ये 3 परतों की बनी होती है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो पहली परत ये 1 आएगी, फिर दूसरी परत आएगी 2 और फिर आएगी तीसरी परत 3। ऐसे यहाँ पर 1 2 3, ऐसे यहाँ पर 1 2 3, यानी 3 परतों से मिलकर बना होता है। क्या है वो परतें? तो सबसे बाहर वाली जो परत है स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं, दूसरी परत को क्या कहते हैं और तीसरी परत को क्या कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहली परत जो सबसे बाहर है, बाहर का मतलब होता है एक्स, तो एक्सोमेट्रियम, या फिर इसको बोलते हैं, एक्सो मत याद रखो, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली परत को पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। बीच वाली परत को, बीच होता है मिडल यानी मध्य, तो इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। और इसको मायो इसलिए शब्द दिया गया क्योंकि मायो का मतलब होता है मांसपेशियां, और 5 पेशियों का बना होता है ये। तीसरा सबसे अंदर वाला, तो अंदर वाले को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। समझाने का काम थोड़ा कम चलेगा, याद करने का काम थोड़ा ज़्यादा चलेगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पेरीमेट्रियम बाहर वाली है, मायोमेट्रियम बीच वाली है और एंडोमेट्रियम अंदर वाली है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आर डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड यानी कि जो 2 चीनी के मॉलिक्यूल से बना हो। सुक्रोज भी 2 चीनी के मॉलिक्यूल से बनता है, माल्टोज भी 2 से बनता है और लैक्टोज भी। सुक्रोज कैसे बनता है? तो जब ग्लूकोज में क्या डलता है, ग्लूकोज में फ्रक्टोज डलता है तो सुक्रोज बनता है। जब ग्लूकोज में, अगर मैं बोलूँ ग्लूकोज के अंदर मैंने ग्लूकोज ही डाल दिया तो माल्टोज बनता है। और जब ग्लूकोज में गैलेक्टोज डाल दूँ, क्या डाल दूँ? गैलेक्टोज, तब क्या बनता है? लैक्टोज। ठीक है, ये मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी कराया है, लेकिन रिवीजन है तो सब चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोकेन। कोकेन जो है स्टूडेंट्स, आपने सुनी होगी, कोकेन जो है वो किससे मिलती है? तो आपको याद रखना है, कोकेन इज डिराइव्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट। ठीक है, इस प्लांट का नाम याद रखना है कि कोकेन हमें कहाँ से मिलती है, तो एक पादप से मिलती है, एक पौधे से मिलती है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम। ई बड़ा आएगा ये। ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। If a body is at rest or moving at a constant speed, it will remain at rest or keep moving in a straight line unless it is acted upon by a force if Newton first law। तो ये क्या कहना चाहता है कि यदि एक बॉडी आराम कर रही है
यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है तो वो यहीं पे पड़ी रहेगी, ठीक है। और अगर कोई बॉडी चल रही है वो तो चलती रहेगी, कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई बल ना लगे, यानी बॉडी आराम ही करती रहेगी जब तक मैं इसको धक्का ना मारूं, फोर्स ना लगाऊं, या बॉडी चलती रहेगी जब तक मैं फोर्स लगा के इसको रोकूं ना, ठीक है। तो ये बात किसने बोली, तो फोर्स लगने से बॉडी का रुकना, ये बात किसने बोली, तो ये बात बोली थी न्यूटन के गति के पहले नियम ने, ठीक है, गति के पहले नियम ने। क्लियर है। नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है कि न्यूटन के गति के पहले नियम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का ऐसे भी याद रख लो, इनर्शिया लो भी कह देते हैं, यानी जड़त्व का नियम कह देते हैं, ठीक है। इस चैप्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले लो को क्या कह देते हैं, जड़त्व का नियम कह देते हैं। फर्स्ट लो को जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जड़त्व की बात करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जड़त्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, तो जड़त्व होता है हमारे पास, एक होता है इनर्शिया का, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो अगर आपको पूछ लिया जाए, जड़त्व होता है दो प्रकार का, एक होता है रेस्ट का, विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व यानी मोशन का जड़त्व। रेस्ट यानी कि कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहती है और चलने को प्रतिरोध करती है। गति यानी कि कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उसको रोका ना जाए, ठीक है। तो ये है हमारा पहला लो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला लो हमें क्या बताता है, तो आपको याद रखना है कि फोर्स की डेफिनेशन, बल की परिभाषा देता है हमें पहला नियम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरे नियम के बारे में आपको याद रखना है कि बल का फॉर्मूला यानी सूत्र देता है दूसरा नियम, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम बल का सूत्र देता है। बल की यूनिट क्या होती है, तो बल की यूनिट आपको याद रखनी है, न्यूटन होती है एसआई यूनिट, और डाइन होती है सीजीएस यूनिट। और 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। तीसरा लो हमें क्या बताता है, तो तीसरा लो हमें बताता है, थर्ड लो हमें बताता है एक्शन और रिएक्शन के बारे में, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ फोर्स के बारे में, बल की प्रकृति के बारे में बताता है तीसरा लो, ठीक है। तो फिजिक्स का एक चैप्टर आपका रिवाइज हो गया है, ठीक है, जो कि था हमारा बल वाला चैप्टर, न्यूटन की गति वाला चैप्टर एक तरीके से रिवीजन हो गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें याद रखना घोड़े वाला, कि जब घोड़ा जो है मान लीजिए घोड़ा किसी तांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है ना, तो किसके कारण वो आगे बढ़ता है, तो आपको याद रखना है क्योंकि घोड़ा पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगाता है, मतलब घोड़ा अपने पैर से पृथ्वी को पीछे धकेलता है जिस वजह से वो आगे चला जाता है। तो आपको बात याद रखनी है कि घोड़ा किस पे बल लगाता है, पृथ्वी पर। और यहीं से एक और बात समझ में आती है कि तीसरा लो कहता है कि बल हमेशा दो पिंडों के बीच लगता है, दो बॉडी के बीच में लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये चैप्टर हमारा हो गया। नेक्स्ट है ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट एक अधातु होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है उसके 3 एलोट्रोप होते हैं, एक होता है हीरा यानी डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और एक होता है फुलरीन, ठीक है। अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि ये तीनों ही, अब चाहे डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे वो फुलरीन हो, तीनों ही अधातु होंगे, तीनों ही अधातु होंगे। सिंपल सी चीज़ है ये बिल्कुल। उसके बाद आपको नई चीज़ क्या याद रखनी है कि डायमंड जो होता है ये सबसे दुनिया में पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है, सबसे सख्त पदार्थ है डायमंड दुनिया में पाया जाने वाला। ग्रेफाइट की खासियत अगर आपसे पूछ ली जाए तो ग्रेफाइट जो है स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, यानी चिकना होता है, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में होता है हमारा वंडरवॉल फोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद फुलरीन के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो फुलरीन के बारे में याद रखना है, फुलरीन एक टाइप का होता है जिसे बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरीन। क्या बोलते हैं, बकमिनिस्टर फुलरीन। और बकमिनिस्टर फुलरीन की खासियत ये है कि वो 60 कार्बन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, कितनों से, 60 से मिलकर बनता है, जिसमें आपको याद रखना है कि 60 कार्बन के मॉलिक्यूल वाले को ही बकमिनिस्टर कहते हैं, बाकी फुलरीन जो है वो 60 से 365 सारे हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम आप सभी जानते हैं पाचन थैली कहा जाता है इसे, क्योंकि उसमें पाचन के एंजाइम होते हैं।
क्लियर है? तो लाइसोसोम पाचन में मदद करता है किसी कोशिका की, इसीलिए उसे पाचन थैली कहते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, है ना? सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ये खुद की सेल को ही मार देता है, ठीक है? उसके बाद इसी चैप्टर से अगर पूछ लिया जाए तो देखो, सेल चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको याद रखनी है सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है? पहली बार सेल जो है वो डेड सेल थी, रॉबर्ट हुक ने खोजी थी 1665 में। फिर लिविंग सेल देखी किसने? ल्यूवेन हुक ने लिविंग सेल देखी थी, बैक्टीरिया देखा था। फिर बात आती है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था, ठीक है? फिर बात आती है सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी 3 लोगों ने दी थी, जो कि थे शील्डन, सुनते चलो बस, स्क्वान और वर्चाओ। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि सारे ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किससे मिलकर बनते हैं? कोशिका से मिलकर बनते हैं। इन्होंने बोला था कोशिका सबसे छोटी इकाई है, और इन्होंने बोला था, वर्चाओ ने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। क्लियर है? उसके बाद आपको सेल चैप्टर पे क्या याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दुनिया में, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना? और सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्म, दुनिया में बोला मैंने, ठीक है? अब नेक्स्ट बात आती है कि इंसान में, ह्यूमन में, मानव शरीर में सबसे बड़ी कौन सी है? तो अंडाणु यानी ओवम। सबसे छोटी कौन सी है? तो शुक्राणु यानी स्पर्म। और सबसे लंबी कौन सी है? तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन की एक खास बात है कि इसके अंदर जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, यानी पुनरुत्पादन की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है, या नहीं होती। क्लियर है? उसके बाद सेल चैप्टर से आपको क्या याद रखना है? कुछ ऑर्गेनेली याद रखनी है। क्या क्या आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ऊर्जा घर होता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। अच्छा, राइबोसोम कौन बनाता है? तो राइबोसोम बनाता है न्यूक्लियोलस। अच्छा, सेल का किचन कौन है? सेल का किचन है क्लोरोप्लास्ट। पौधों को रंग कौन देता है, कलर कौन देता है? तो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है? खाने को स्टोर कौन करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट। खाना कहाँ स्टोर होता है? तो रूट्स में, जड़ों में, ठीक है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या रह गया हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रह गई। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, जिस पे राइबोसोम हो वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें ना हो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ की खासियत होती है ये प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ की खासियत होती है ये लिपिड बनाती है, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए गोल्गी बॉडी का कार्य क्या है? तो गोल्गी बॉडी का कार्य है कि यह जो है ये पैकेजिंग करती है खाने का, ठीक है? पैकेजिंग करती है ये खाने की। उसके बाद आती है आपके पास न्यूक्लियस की बात। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क होता है न्यूक्लियस। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कोशिका चैप्टर से, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम की खोज की थी पलाडे ने। किसने की थी? पलाडे ने, ठीक है? नाम लिख के बता देती हूँ मैं, राइबोसोम की खोज की थी पलाडे ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि सेल चैप्टर से इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से हमारा जो सेल चैप्टर है, आई होप जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सेल चैप्टर से वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है? अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पता ही है आपको। ये पुराने ज़माने की कोशिका होती है, ये नई ज़माने की होती है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि इसमें होता है। अच्छा, एक और ख़ास बात कि प्लांट सेल जो होती है ना, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका झिल्ली भी होती है, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है। लेकिन एनिमल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है? प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, कवक की, काइटिन की। और हमारे पास है बैक्टीरिया, जीवाणु की सेल वॉल बनी होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की,
ठीक है, समझ में आ रही है बातें सारी? इंपॉर्टेंट लग रहा है? ठीक है, समझ में तो आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बात पे। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। यस, वैक्यूल बताना रह गया था। तो वैक्यूल जो होती है स्टूडेंट्स, इसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। आगे बात करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एक ही बॉडी के समान गति में, एक बॉडी को समान गति में कहा जाता है यदि वह समान समय में समान दूरी तय करे। यानी कि बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई बॉडी ए पे खड़ी है और कोई डी पे पहुंच रही है, तो पहले वो बी पे गई, फिर वो सी पे गई। मान लीजिए एक दूरी थी 1 किलोमीटर, ये दूरी थी 1 किलोमीटर, और ये भी दूरी थी 1 किलोमीटर। तो देखो चलते चलते उसने समान डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे भी इसको 2 घंटे लगे, यहाँ पर भी इसको 2 घंटे लगे, यहाँ पर भी इसको 2 घंटे लगे। तो समान दूरी समान समय में पूरी करी, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक ही स्पीड से चल रही थी वो पूरे रास्ते। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी बोल देते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछ लिया जाता है। क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है? तो जिप्सम से बनता है। और जिप्सम क्या होता है? तो CaSO4 डॉट 2H2O होता है। ठीक है, जब इस जिप्सम को गर्म किया जाता है 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर, तब बनता है क्या? तब बनता है पीओपी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जब किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर के टाइम पे जो पट्टा बांधा जाता है ना, वाइट वाइट कलर का, वो पीओपी ही होती है। ठीक है, दीवारों पे जो पुट्टी करवाई जाती है, डिज़ाइन बनाए जाते हैं दीवारों पे, वो पीओपी के होते हैं। भगवानों की मूर्तियाँ बनाई जाती है, वो पीओपी की बनती है। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनोमी। यानी कि जो हम पढ़ते हैं कि जो जीव हैं वह 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं पादप, एक होते हैं जंतु। फिर हमने और कैटेगरी बांटी, यानी हमने बोला कि भाई कुछ होते हैं मोनेरा, कुछ होते हैं प्रोटिस्टा। तो ये सारी बातें जो हम करते हैं जीवों को बांटने की, तो जीवों के बांटने को, वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। और इसके फादर कौन है? इसके फादर हैं लीनियस। लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास सल्फर इज अ पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। अब ये बात मैंने क्यों बताई आपको? आपको याद रखना है स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला कार्बन, तो कार्बन तो अकेला भी पड़ा रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं अकेला पड़ा रहने में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहता है, तो ये डाई एटोमिक हुआ। क्या हुआ? ये डाई एटोमिक, यानी ये 2 परमाणु इकट्ठे रहते हैं। O2, ये भी 2 हमेशा इकट्ठे रहते हैं। ऑक्सीजन 2 रहते हैं, तो ये भी डाई एटोमिक हुआ। अगर मैंने बोला नाइट्रोजन, तो वो 3 जुड़कर रहते हैं, तो नाइट्रोजन ट्राई एटोमिक हुआ। लेकिन सल्फर कैसे रहता है स्टूडेंट? सल्फर रहता है F8, यानी एक बार में 8 जुड़ते हैं, तो ये क्या हुआ? ये हुआ बहु परमाणु तत्व, यानी पॉलीएटॉमिक हुआ। ठीक है, कार्बन है, हीलियम है, या कोई भी नोबल गैस है, आर्गन है, ये सभी क्या हैं? ये होमो एटॉमिक है, यानी अकेले रहते हैं। ठीक है, एकल परमाणु। नेक्स्ट आता है जिबरलिन प्रोमोट ग्रोथ ऑफ शूट इन प्लांट्स। तो जिबरलिन क्या है स्टूडेंट? यह एक प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन हमारे पास 5 होते हैं। एक होता है ऑक्सिन, एक होता है जिबरलिन, और एक होता है साइटोकाइनिन, ये मैं करवा चुकी हूँ। एक होता है एब्सिसिक एसिड ABA, और एक होता है इथाइलिन। ऑक्सिन क्या करता है? पूरे प्लांट की ग्रोथ देखता है। जिबरलिन शूट की ग्रोथ देखता है। साइटोकाइनिन फ्रूट की ग्रोथ देखता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है, और इथाइलिन फूड को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इथाइलिन आपको याद रखना है कि फूड की राइपनिंग के लिए एक यूज होने वाली गैस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन न्यूक्लियस। किसी भी परमाणु का जो भार है वो उसके नाभिक में रहता है। बिल्कुल सही बात है। परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भार तो बहुत 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 कम होता है, तो सारा भार किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? यह नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षों में, शेल में घूमते हैं। क्लियर है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए एटम से रिलेटेड बात, कि एटम जो है, अगर उसका आपको साइज पूछ लिया जाए, तो एटम का साइज आपको याद रखना है 10⁻⁻10 मीटर। और अगर एटम के नाभिक का साइज पूछ लिया जाए, तो याद रखना है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये बात किसने बताई पूछ ली जाए, तो ये बात रदरफोर्ड ने बताई। अच्छा, रदरफोर्ड का नाम आया है, तो रदरफोर्ड ने ही
न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी? न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, यानी सोने की पत्ती का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने सोने की पत्ती इस्तेमाल की थी। और क्या इस्तेमाल किया था? अल्फा किरणें इस्तेमाल की थी, यानी कि हीलियम+2 की किरणें इस्तेमाल की थी। क्लियर है? याद रहेगी ये बात। उसके बाद आपको पता होना चाहिए तरबूज मॉडल क्या था। तो तरबूज मॉडल दिया था हमारे थॉमसन साहब ने, जिन्होंने क्या खोजा था? जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा था। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बोहर के बारे में। तो बोहर वो थे जिन्होंने हमें KLMN कक्ष दिए। इन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया था 2n²। और ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि कोई भी एटम स्टेबल क्यों होता है, स्थायी क्यों होता है, टूटता क्यों नहीं वो। ठीक है, किस वजह से। तो बोहर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। आगे बढ़ते हैं हम। इफ द वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल एंड इट्स मीडियम इज सेम देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइसोटोनिक। यानी कि सीधी सी बात है, एक आपने डब्बा लिया, उस डब्बे में आपने कोई सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, कोई भी एक विलयन डाल दिया, इसमें आपने एक कोशिका डाल दी। क्या डाल दी? इसमें आपने एक कोशिका डाल दी। अब अगर कोशिका के अंदर जितना पानी है उतना ही बाहर पानी हुआ, तो ना तो पानी बाहर जाएगा ना पानी अंदर आएगा, है ना। तो मतलब कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल। आगे बढ़ते हैं। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय द फादर। बच्चे का जो सेक्स होता है, बच्चे का जो लिंग होता है, कि बच्चा जो है वो लड़का होगा या बच्चा लड़की होगा, ये बात कौन डिसाइड करता है? तो फादर डिसाइड करता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो फादर होता है उसके पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, जबकि मदर के पास दोनों एक्स होते हैं। तो एक्स से लड़की होती है, वाई से लड़का होता है। तो आपको पता ही है मदर तो कुछ कर ही नहीं सकती ना, मदर तो अपना एक एक्स दे देगी। अब फादर अगर अपना एक्स देगा तो लड़की हो जाएगी, फादर अगर अपना वाई देगा तो लड़का हो जाएगा। ठीक है। अगर क्रोमोसोम गलती से ऐसा हो जाए कि फादर से एक एक्स आया या फिर फादर से एक वाई आया, मदर से 2 एक्स इकट्ठे आ गए, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? एक क्रोमोसोम बढ़ जाना, इसे बोलते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। और अगर बाई चांस कोई क्रोमोसोम आए ही ना माँ से, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे, इसमें क्रोमोसोम 45 हो जाएंगे। कुल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं मानव शरीर में। ठीक है, क्लियर है। इसमें लिंग क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2, मेल में XY, फीमेल में XX। क्लियर है। बार बॉडी किस पर होती है? तो बार बॉडी होती है सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे, यानी कि महिलाओं में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट क्या है? आयोडीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल। आयोडीन को आपको याद रखना है, एक तो आयोडीन, एक डायमंड, ये दोनों अकेले ऐसे क्या हैं? अधातु हैं। अकेले ऐसे अधातु हैं जो कि चमकते हैं, जो कि चमकते हैं, जिनके अंदर से चमक निकलती है, शाइन निकलती है। अकेले ऐसे 2 क्या हैं? ये अधातु हैं। क्लियर है। बाकी सारे डल होते हैं, बाकी सारे बिना चमकीले होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम शेल इज 18। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो KLMN चारों में लिख लो। के में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। ये बात को याद कर लो, अब समझाने का टाइम नहीं है। किसने बोली थी ये बात? ये बात बोली थी बोहर ने। ठीक है, ये बात बोली थी बोहर ने। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज SPDF के बारे में देख लो। अब SPDF क्या है? SPDF KLMN के अंदर ही और छोटी शेल होती हैं, वही हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बात याद रख लो, क्योंकि समझाने का टाइम नहीं है। समझाया वैसे मैंने थ्योरी की क्लासेस में हुआ है, पहले जो थ्योरी की क्लासेस लगा चुके हैं ना, उसमें मैंने समझाया हुआ है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली बात पर। क्या है? केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यानी कि तापमान की यूनिट क्या है? केल्विन है। तो यहाँ पर बाकी इंपॉर्टेंट यूनिट भी जान लो। तो आपको याद रखना है, देखिए स्टूडेंट्स, की लंबाई की यूनिट मीटर होती है, समय की यूनिट सेकंड होती है। ठीक है। आपको याद रखना है कि द्रव्यमान की यानी मास की यूनिट किलोग्राम होती है, तापमान की यूनिट केल्विन होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अमाउंट, पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या होती है? मोल होती है। और एक ही बची, एक है हमारे पास ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कंडेला होती है। क्या होती है? कंडेला होती है। क्लियर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए किसकी यूनिट? आपको पता होनी चाहिए यूनिट फोर्स की। तो फोर्स की न्यूटन होती है। वर्क और एनर्जी की, कार्य और ऊर्जा की, जूल होती है।
और पावर की, शक्ति की, वाट होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध की यानी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल की यूनिट यानी विभव की यूनिट वोल्ट होती है। क्लियर है? तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट बातें। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि प्रोटीन बनाता है कौन? राइबोसोम। आगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत बल तथा चुंबकीय बल नॉन कॉन्टैक्ट बल होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? यानी कि देखो, मान लो कि ये एक डब्बा पड़ा है और मैंने इसको धक्का मारा, तो मैंने इस डब्बे को टच किया कि नहीं किया, ये बताओ। धक्का मारने के लिए मैं डब्बे को छूंगी ना, तो ये छूने वाला जो बल होता है इसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, यानी जो छू कर लगे। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि बिजली जो है उसका बल, या फिर बिजली छोड़ो, बिजली याद कर लो, मैग्नेट को समझ लो। दो चुंबक को हम थोड़ी दूरी पे भी रखते हैं ना, तो भी वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, यानी बिना टच हुए, बिना भिड़े भी ये बल लगाते हैं। तो ये क्या हुए? ये हुए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है? तो ये बात मुझे आपको बतानी जरूरी थी। वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे कमजोर होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा स्ट्रोंग बल कौन सा होता है, ठीक है, तो स्ट्रोंग होता है न्यूक्लियर, नाभिकीय बल जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, तो देखिए सारी मैंने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म लिख दिया है। एटीपी को लिखते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, साथ साथ में बात भी सुनते रहो। एटीपी की फुल फॉर्म पता लग गई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का। अगला आता है डीएनए। तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि आनुवांशिकता का पदार्थ होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। इसकी शेप होती है डबल हेलिक्स। किसने बताया? तो बताया वाटसन एंड क्रिक ने। याद रहेगी। नेक्स्ट, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका वायरस होता है एचआईवी वायरस। टेस्ट होता है एलिफा टेस्ट। ठीक है, तीनों चीजें यहाँ पे बता रखी है। फिर आती है एचआईवी वायरस, तो वायरस है एड्स का। एलिफा है टेस्ट, जिससे कि पता लगता है कि किसी इंसान को एड्स है या नहीं। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि प्रोटीन से मिलकर बनता है, राइबोस शुगर से मिलकर बनता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक कॉमन एडल्ट मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है, जबकि बच्चे में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। क्लियर है? अगर पूछ लिया जाए जो क्रेनियम होता है, जो कपाल होता है ना, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना है 8 होती है। मुंह में कितनी हड्डियां होती हैं? फेस पे तो 14वीं का चांद, 14 हड्डी होती है। कान में कितनी हड्डी होती है? तो कान में होती है 3 हड्डी। ठीक है, स्टेपिस, इनकस और मैलियस। दुनिया की, मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टूडेंट मानव शरीर की स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो पैर की जांघ की हड्डी, फीमर, सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की, नीचे वाला जबड़ा यानी मैंडिबल, सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी है मानव शरीर की। ठीक है, गले में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है हायोइड, जिसके टूटने से ही सुसाइड हो जाती है। ठीक है, याद रहेगी इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चांदी जो है वो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से बिजली कौन पास करता है? चांदी पास करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 29, अटोमिक सिंबल ऑफ एंटीमनी इज एसबी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखो एंटीमनी का नाम है एंटीमनी, लेकिन सिंबल है एसबी, तो इसे प्लीज याद रखिएगा। इसी तरीके से लेड का सिंबल होता है पीबी, ये भी याद रखिएगा। टिन का सिंबल होता है एफएन, ठीक है, ये भी याद रखना है। सिल्वर यानी चांदी का सिंबल होता है एजी, और सोने का सिंबल होता है गोल्ड का एयू। तो ये कुछ सिंबल हैं जो कि आपको याद रखने हैं। क्लियर है? अच्छा, एटॉमिक सिंबल के बारे में पहली बार किसने बताया था? तो बर्जीलियस ने बताया था। बर्जीलियस ने बोला था कि भाई सिंबल यूज करो तो आसान रहेगी सारी चीजें आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो एटॉमिक सिंबल के बारे में किसने बताया था? बर्जीलियस। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या को Z से लिखा जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन, उतनी ही परमाणु संख्या होती है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान को ए से लिखा जाता है, और ये होता है Z प्लस न्यूरॉन के बराबर, यानी एटॉमिक नंबर प्लस न्यूरॉन के बराबर होता है ए। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन जो है उसके 3
क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं, ठीक है, जो कि कौन है, एक है हमारे पास प्रोटियम, ऐसे लिख देते हैं प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम और तीसरा है ट्रिटियम। ठीक है, ये होता है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास 0 होता है जिसका, एक होता है जिसका एटॉमिक मास 1 होता है और एक होता है जिसका एटॉमिक मास 2 होता है। सॉरी, थोड़ा गलत बता दिया। जो पहला है हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम, तीसरा ट्रिटियम। देखो तीनों के ही एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेंगे, 1 1 1, लेकिन इसका एटॉमिक मास 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन तीनों में से रेडियो एक्टिव कौन है, तो ट्रिटियम जो है वो रेडियो सक्रिय है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें से न्यूट्रॉन 0 किस में होंगे, तो अकेले प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 होंगे। मतलब पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्वों में अकेला 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 प्रोटियम ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी लीड्स टू डायबिटीज। अगर इंसान की बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है तो उसे डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन पहली बार कुत्ते के पेनक्रियाज, कुत्ते के अग्नाशय में खोजा गया था। खोजा किसने था, तो बेंटिंग बेस्ट, इन 2 साइंटिस्ट ने खोजा था। क्लियर है। इंसुलिन, अगर इंसुलिन क्या हो जाए, अगर शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसे कम करने के लिए काम आता है इंसुलिन, लेकिन अगर शुगर कम हो जाए तो उसे बढ़ाने के लिए काम आता है ग्लूकागन। कौन काम आता है, ग्लूकागन। क्लियर है। बॉडी में अगर पूछ लिया जाए आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, तो आपातकालीन हार्मोन है स्टूडेंट्स जो कि है हमारा एड्रीनलिन, जो कि हमारी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घेंगा रोग कब होता है, तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। इसे ग्वाइटर भी कहा जाता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से होती है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट। ये चारों नहीं भूलना। आयरन की कमी से, लोहे की कमी से होती है अनेमिया। ठीक है। पौधों में अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पौधे पीले पड़ जाते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम पौधों के क्लोरोफिल में होता है। ठीक है। और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी जूल। वर्क और एनर्जी की यूनिट जूल होती है, एसआई यूनिट। और अगर सीजीएफ पूछ ली जाए तो होती है अर्क। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्क के। ठीक है। यहीं से मुझे याद आया, 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो 10⁻9 मीटर के। एंगस्ट्रोम कितना होता है, 10⁻10 मीटर के। दोनों याद रखने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो बनाते हैं क्या, लवण प्लस पानी। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीकरण रिएक्शन। उदासीकरण। ठीक है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन को उदासीन बना दिया। यहाँ से आपको पीएच की बात भी बता देते हैं। पीएच रेंज होती है 0 से 14 तक। 0 से 7 तक होता है एसिड यानी अम्ल, और 7 से 14 होता है बेस यानी क्षार। 7 होता है न्यूट्रल यानी उदासीन, यानी कि पानी हो गया, लवण हो गया, ये सब कहाँ है, 7 पे आते हैं। ठीक है। हमारे पेट में जो एसिड होता है HCl, उसकी पीएच 1 या 1.5 या 2 होती है। ठीक है। हमारी साबुनों की पीएच बेसिक की तरफ होती है, क्योंकि साबुन बेसिक होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल हेलिक्स। मैंने बताया कुछ इस तरीके से डीएनए की शेप होती है। किसने बताई थी ये बात, तो मैंने आपको तो मैंने बताई थी, वैसे दुनिया को बताई थी वाटसन और क्रिक ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज गिवन बाय। अष्टक का नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड कहाँ के निवासी थे, तो इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने पहली बार केमिस्ट्री को म्यूजिक से जोड़ा था। ठीक है। उसके बाद ट्रायड का नियम किसने दिया था, यानी त्रिकाय के बारे में किसने बताया था, तो डोबर्नियर ने बताया था। किसने बताया था, डोबर्नियर। सबसे पहले आए थे डोबर्नियर, फिर हमने किया न्यूलैंड के बारे में जिन्होंने अष्टक का नियम दिया। फिर हमने इंपॉर्टेंट में देखा था एक मेंडलीव को, मेंडलीव जिन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है। मोजली
जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कौन है? मोवली। लेकिन आवर्त सारणी का पिता कौन है? मेंडलीव। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि मोवली की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं? तो ग्रुप हैं 18 और पीरियड कितने हैं? तो पीरियड हैं 7। क्लियर है। उसके बाद याद रखना है, आगे बढ़ते हैं हम। फोग, स्मोग एंड वेपर कलेक्टिवली नोन एज नेचुरल एरोजोल, यानी कि अगर हम बोलें कि धुंध आ रही है या फिर स्मोग हो रहा है, मतलब थोड़ा जो अजीब सा धुआं होता है वो इकट्ठा, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? प्राकृतिक एरोजोल बोलते हैं। प्राकृतिक एरोसोल बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी की जो घनत्व है, पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है गैस विच प्रोड्यूसेस एक्सप्लोजन इन कोल माइन। कोयले की जो खाने होती हैं वहाँ पर जो एक्सप्लोजन्स होते हैं यानी धमाके होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो कोयले की खानों में धमाके मीथेन यानी CH4 की वजह से होते हैं। क्लियर है। मीथेन की वजह से क्या होते हैं? धमाके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल इन नेचर। NaCl जो है स्टूडेंट्स, अगर इसको हम पानी में डाल दें यानी घर के नमक को पानी में डाल दें तो pH क्या आ जाएगा? pH आ जाएगा 7, क्योंकि वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ओर को बॉक्साइट बोला जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बेहोशी की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बेहोशी की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म को, यानी CHCl3 को। क्लियर है। नेक्स्ट, मेजर एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ एटमोस्फेयर इज नाइट्रोजन। हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो होता है रेडियली कंबाइंड विद मेटल्स इन एयर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हमने धातु को कहीं पे रखा है तो सबसे ज़्यादा धातु के साथ कौन प्रतिक्रिया करते हैं? तो ऑक्सीजन प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा करता है। ना हाइड्रोजन करता, ना नाइट्रोजन करता, ना कार्बन करता। सबसे ज़्यादा कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। नेक्स्ट आता है मेलेनिन इन पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन। हमारी त्वचा का जो भी कलर है वो कलर किस कारक की वजह से है? तो वह कारक है मेलेनिन। ठीक है, जैसे हमारे रक्त का हीमोग्लोबिन की वजह से है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पत्तों का हरा रंग किस वजह से है? तो मैग्नीशियम की वजह से है। उसी तरीके से हमारे अंदर क्या है? मेलानिन पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमारा रंग क्या है? अलग अलग होता है। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी थी? तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने दी थी, यानी कि ग्रेविटेशन के सिद्धांत किसने दिए थे? तो इज़ाक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इज़ाक न्यूटन। क्लियर है। नेक्स्ट, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब काफ़ी सारी सेल्स मिलती हैं और कोई कार्य करती है तब वह कहलाती हैं टिश्यू। टिश्यू के बारे में आपको याद रखना है कि मानव शरीर में कई प्रकार के टिश्यू होते हैं। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, यानी उपकला ऊतक, जो कि हमारी त्वचा बनाता है, हमारी बॉडी के अंगों का ऊपर ऊपर की लेयर बनाता है। फिर आती है मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारी पेशी बनाता है, पेशीय ऊतक। ठीक है, चाहे वो दिल की पेशियां हो, दिल की पेशियों को बोलते हैं कार्डियक टिश्यू। ठीक है, हड्डियों की पेशी को बोलते हैं स्केलेटल यानी अस्थि ऊतक। और जो हमारी बॉडी के पार्ट्स में होती है वो होती है स्मूथ ऊतक। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एपिथेलियल और मस्कुलर के बाद कनेक्टिव टिश्यू, यानी वह टिश्यू जो किसी को भी जोड़े। टेंडन, जो कि हड्डी को पेशी से जोड़ता है। लिगामेंट, जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, इसमें यहाँ आती है बोन। बोन बनी होती है ओस्टियोसाइट सेल से। कौन सी कोशिका से? ओस्टियोसाइट। बोन में होता है ओसिन प्रोटीन। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं हम ब्लड की। तो ब्लड है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त हमारा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ब्लड जो होता है उसके अंदर जो तरल भाग होता है वो होता है 55%।
क्या होता है, प्लाज्मा। और जो ठोस भाग होता है वो होता है 45%, क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और बिम्बाणु। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, आरबीसी होती है, उसके बाद होते हैं प्लेटलेट और उसके बाद होती है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट को, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं क्योंकि ये रक्त का थक्का जमाती है, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं क्योंकि ये सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की आर्मी भी होती है। ठीक है, आर्मी होती है हमारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पे थे, रेडोन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा तत्व कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, या कौन सी इनर्ट गैस, कौन सी अक्रिय गैस जो है वो कैंसर में इस्तेमाल की जाती है, तो आपको याद रखना है रेडोन। क्या याद रखना है, रेडोन। आगे बढ़ते हैं, अनीमिया डिसीज़ कब होती है, तो आयरन की कमी से होती है अनीमिया डिसीज़। नेक्स्ट आता है, प्रेशर की यूनिट क्या है, बहुत बार पूछा जाता है प्रेशर यानी दाब की इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, पांच किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि कुल जीवों को पांच कैटेगरी में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, और क्या था, पादप और जंतु। किसने बांटा, तो आपको याद रखना है R H विटकर। किसने बांटा, R H विटकर ने बांटा था। R H विटकर ने बांटा था, क्लियर है, पांच के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अच्छा टू किंगडम में किसने बांटा था, तो लीनियस ने बांटा था। द्विनाम पद्धति के बारे में किसने बताया कि दो नाम होने चाहिए, तो वो भी लीनियस ने बताया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, रिक्टर स्केल कहाँ पर यूज होता है, तो रिक्टर स्केल हो चाहे सीस्मोग्राफ हो, दोनों का नाम जब दिखे तो आप भूकंप को ऑप्शन में ढूंढना। अर्थक्वेक को जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों ही। फ़र्क है दोनों में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल याद रखो कि भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों चीज़ों को। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो क्या काम आते हैं, तो वो AC वोल्टेज को यानी प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाने या कम करने के लिए कार्य आते हैं। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ AC, सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा, इसको DC यानी दिष्ट से कोई मतलब नहीं है, किसको, ट्रांसफॉर्मर को। नेक्स्ट आते हैं, इन अ केमिकल प्योर स्टेट डायमंड्स आर पॉलीक्रोमेटिक। इस लाइन को याद रख लो, डायमंड क्या होते हैं, पॉलीक्रोमेटिक होते हैं, यानी अंदर ही बहुत रंग दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बात को आप अच्छे से याद रख लो। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन होता है O3, हमारे पृथ्वी के ऊपर 5 लेयर मौजूद होती हैं। ठीक है, 5वें में से दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर और उसी में होती है ओजोन। ठीक है, याद रखनी है आपको ये बात। फिर आती है, जिसमें हम रहते हैं उस लेयर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटमोसफेयर, वायुमंडल बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो, उसके अंदर ओजोन होल होने लगा है। क्या होने लगा है, ओजोन होल। किसकी वजह से, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में होता है, तो पुराने फ्रिज में होता था, पुराने परफ्यूम्स में, डीओ में होता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इवन इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशी होते हैं ना, कीटनाशी होते हैं, ज्वरनाशी होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, इनमें भी होते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है यानी तरल संयोजी ऊतक है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन है, यानी आरबीसी 120 दिन तक जीतती है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन तक, यानी 120 दिन तक आरबीसी जीती है, फिर वो मर जाती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है, आरबीसी बनती कहाँ पे है, तो आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनती है। और आरबीसी मरती कहाँ पर है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, तो प्लीहा यानी स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, अच्छा स्प्लीन को, प्लीहा को एक और नाम से जाना जाता है, वो है ब्लड बैंक। इस पे भी क्वेश्चन आया है। अब क्यों क्यों मत पूछना, सीधे याद रख लो कि स्प्लीन को, प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अध्ययन आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। मैंने सारे अध्ययन आपको करवा दिए, लेकिन ये रह गया था, इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया। तो ऑन्कोलॉजी क्या है, कैंसर का अध्ययन। अच्छा आपको पता है दांतों का अध्ययन क्या होता है,
ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी होता है दांतों का अध्ययन यानी टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, कहाँ पर हैं? रेंफिडिटी क्या होती है? रेंफिडिटी होती है किसी खाने का सड़ना। जब काफ़ी टाइम तक कोई खाना खुला पड़ा रहे तो उसमें मौजूद वसा और तेल जो होता है उनका क्या हो जाता है? उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है। इवन इवन अगर सेब काफ़ी देर तक बाहर पड़ा रहे तो सेब जो होता है वो लाल हो जाता है। क्यों? ऑक्सीकरण की वजह से, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना वो उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं ह्यूमन हार्ट के पास। कितने? 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले दोनों क्या होते हैं? आलिंद, ओरिकल, और नीचे वाले दोनों क्या होते हैं? विलय, वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट है। ये क्या है? राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लेफ्ट में कौन सा रक्त होता है तो लेफ्ट में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड। राइट में कौन सा रक्त होता है? तो डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लंग से कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को देता है तो आपको याद रखना है पल्मोनरी शीरा, फुफ्फुस शीरा जो है वो रक्त देती है। बॉडी में कौन रक्त पहुंचाता है? तो एओर्टा। बॉडी से कौन रक्त लेकर आता है? तो वेना कावा, महाशिरा। और फिर लंग्स को कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है? तो फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, याद रहेगी ये बात। लंग्स हार्ट को 2 हिस्सों में कौन बांटता है? तो ये है हमारा सेप्टम। कौन है? सेप्टम। ठीक है। सबसे बड़ी इसमें सबसे बड़ी ब्लड वेसल कौन सी है? तो एओर्टा सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, द बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है तपेदिक का। तपेदिक किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। और जो वो जीवाणु है उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने उसकी खोज की थी, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है क्या? लिखो नहीं, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो आपको याद रखनी है मोनोसाइट, आपको याद रखनी है लिम्फोसाइट, आपको याद रखनी है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। तो ये क्या है? ये 5 प्रकार की होती हैं डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका। क्लियर है? आगे, सबसे बड़ी स्तनी का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा एनिमल कौन है? मैमल कौन है दुनिया में? तो आपको याद रखना है ब्लू व्हेल जो है। थोड़े से क्वेश्चन आ गए। ब्लू व्हेल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनी है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। फिर आता है सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपिस। स्टेपिज क्या है? सबसे छोटी अस्थि है, जो कि मैंने आपको बताया कि मानव शरीर में कान में मौजूद होती है। मानव के कान में होती है स्टेपिज। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहाँ गई? सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो सबसे बड़ी होती है फीमर यानी जांघ की हड्डी। ठीक है, ये भी मैंने बता दी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथि आपको याद रखनी है लीवर। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अंग आपको याद रखना है स्किन। त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सबसे लंबी होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का आविष्कार किसने किया? तो विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का आविष्कार किया। फिर आता है पोलियो की। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो ये मैंने आपको बताया था, किसने? जोनस सोल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की थी स्टूडेंट हॉपकिन ने। और विटामिन को नाम दिया था स्टूडेंट फंक ने। ठीक है। आगे, रेबीज का टीका। रेबीज क्या थी? रेबीज थी कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी जो थी वो रेबीज थी, जिसमें इंसान दिमागी तौर से पागल हो जाता है। ठीक है, इंसान के मुंह से लार टपकने लग जाता है, उसे पानी से डर लगने लग जाता है। तो रेबीज की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की। तो आपको याद रखना है लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। याद रहेगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विटामिन डी की खोज किसने की? तो विटामिन डी की खोज अगर पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है ये की थी हॉपकिन ने।
जिन्होंने विटामिन की खोज की थी, हॉपकिन ने। बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? तो बैक्टीरिया को पहली बार किसने खोजा था? तो मैंने पहले ही बताया है, ल्यूवेनहुक ने। ठीक है। एंटीजन का आविष्कार किसने किया? तो एंटीजन का आविष्कार आपको याद होगा, लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, जिसने पहली बार ब्लड ग्रुप भी बताया था। ठीक है, उन्हीं ने। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंसुलिन का आविष्कार किया किसने? तो कुत्ते की पेनक्रियाज में बेंटिंग और बेस्ट ने। कुत्ते की पेनक्रियाज में इंसुलिन खोजा था। टीकाकरण की खोज किसने की? तो चेचक का टीका खोजा था किसने? चेचक का टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने। इसीलिए उन्हें टीकाकरण के जनक कहा जाता है। ठीक है। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? जो डॉक्टर लगाता है ना धड़कन सुनने के लिए, उसकी खोज किसने की? तो आपको याद रखना है, रेने लैनक। रेने लैनक ने स्टेथोस्कोप की खोज की। ठीक है। नेक्स्ट आता है विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज की थी स्टूडेंट्स इवोन वस्की ने। इवोन वस्की ने। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? तो ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है? ये बताया था लैंडस्टीनर ने। ठीक है। नेक्स्ट आता है RH कारक की खोज किसने की? कि RH फैक्टर भी कुछ होता है जो कि रीवस मोंकी में देखा गया था। ठीक है, कौन सा एंटीजन था? D एंटीजन था। ठीक है, तो ये किसने खोज किया था? तो ये भी खोज किया था लैंडस्टीनर और उसके कुछ साथी ने। ठीक है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक कोड का आविष्कार किसने किया? यानी कि जीन्स का जो कोड होता है उसका आविष्कार किसने किया? कि DNA के ऊपर जीन होते हैं। इसका आविष्कार किया था स्टूडेंट्स हरगोबिंद खुराना ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन है एक दवाई, फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। टीबी के टीके की खोज किसने की? तो तपेदिक के टीके की खोज मैंने अभी बताया आपको, किसने की थी? लुइस पास्चर ने की, कोच ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, ये मैंने अभी बताया। डिप्थेरिया और टेटनस के टीके को क्या कहते हैं? और अगला है काली खांसी का टीका कौन सा है? तो इन दोनों का ही, तीनों का ही टीका सेम है, DPT। जो टीका है वो इन दोनों का ही टीका है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। उसके बाद आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, गोल क्रांति किसके लिए है? तो गोल क्रांति यानी सर्कुलर रेवोल्यूशन किसके लिए है? पहली बार सुना होगा, ये आलू के लिए होता है। ठीक है, आलू के लिए। हरित क्रांति किसके लिए है? तो गेहूं के लिए। गेहूं के लिए होती है हरित क्रांति, या बोल देते हैं खाद्यान्न के लिए, यानी अन्न के लिए होती है। श्वेत क्रांति किसके लिए होती है? दूध के लिए। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध के लिए। नीली क्रांति किसके लिए होती है? नीली होती है पानी के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन पानी के लिए। भूरी क्रांति किसके लिए होती है? फर्टिलाइजर के लिए, उर्वरक के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए कौन सी क्रांति होती है? भूरी क्रांति। रजत यानी सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? तो अंडे के लिए होता है, एग के लिए होता है। क्लियर है? आगे पीली क्रांति किसके लिए होती है? तो पीली होती है तेल के लिए, तिलहन के लिए। ठीक है, तेल वाली चीजों के लिए। कृष्ण क्रांति किसके लिए होती है? तो कृष्ण क्रांति होती है खनिज के तेलों के लिए, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, खनिज तेल। ठीक है, जो कि ऊर्जा देते हैं हमें। लाल क्रांति किसके लिए होती है? तो लाल क्रांति आपको याद रखनी है, टमाटर के लिए होती है, मांस के लिए होती है, मीट के लिए। ठीक है, आगे गुलाबी क्रांति किसके लिए होती है? तो गुलाबी क्रांति होती है प्याज के लिए। ठीक है, आपको याद रखनी है, प्याज के लिए भी, और झींगा, झींगा के लिए भी बोल दी जाती है, प्रोन। ठीक है, उसके बाद आता है गोल्डन, सुनहरी क्रांति किसके लिए होती है? तो गोल्डन होती है स्टूडेंट्स बागवानी के लिए। ठीक है, इंद्रधनुषी यानी रेनबो क्रांति किसके लिए होती है? तो ये सबके लिए होती है, मतलब सबको मिला के इस क्रांति को बोला जाता है, काफ़ी चीज़ों को देखती है ये अपने अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूली में तीखापन किस वजह से होता है? तो आपको पता है कि मूली जो होती है वो तीखी तीखी सी होती है, तो किस वजह से होती है? तो आपको याद रखना है, मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट की वजह से। ठीक है, प्याज में गंध किस वजह से आती है? तो आपको पता है सल्फर की वजह से आती है। सल्फर को हिंदी में क्या कहते हैं? गंधक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लहसुन में गंध किस वजह से आती है? तो लहसुन में अगर आपसे पूछ ली जाए, देखो प्याज में किसकी वजह से आती थी? सल्फाइड की वजह से, लेकिन लहसुन में आती है स्टूडेंट्स एलाइसिन की वजह से। एलाइसिन की वजह से आती है लहसुन में गंध। क्लियर है इतनी बात आपको? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।
ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारी पूरे के पूरे सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, और यस, अगर आपको ये क्लास आपको मिली गई है, अगर आपको ऐसी ही एक और क्लास चाहिए जिसमें मैं ब्लैंक पेज के ऊपर सारा कुछ डिस्कस करूँगी, जैसे कि मैंने सेल चैप्टर के बारे में आपको सब कुछ बताया, वैसे ही टिश्यू के बारे में सब कुछ बताया, उसी तरीके से एक क्लास जिसके अंदर मैं सारे सिस्टम के बारे में बता दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल तो आपका एग्ज़ाम है ही, तो अब मैं अगर आपको क्लास दूँगी तो आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। तो आई होप इस क्लास के बाद आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं तंत्रों की क्लास एक ऐसे ही वाइट पेज के ऊपर बना के डाल दूँगी, ठीक है? जिसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूँगी तंत्रों के बारे में भी, और उसके अलावा हमारी जो आवर्त सारणी है, यानी पीरियोडिक टेबल है, उसके बारे में भी बता दूँगी। साथ-साथ में हमारी विद्युत वगैरह या फिर जो भी आप टॉपिक कहोगे उन सभी टॉपिक के बारे में एक वाइट शीट पे मैं बता दूँगी, ठीक है? तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यस, ध्यान रखिएगा भई, आपका जो एग्ज़ाम है वो आ रहा है बिल्कुल, ठीक है? डरना नहीं है बिल्कुल भी, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जितना आता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि डरना नहीं है, जितना आता है उतना इनफ है आप लोगों के लिए, और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि जिसने भी मेहनत की है ना, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। सबको ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? और बाकी पेपर के सॉल्यूशन के लिए तो हम मिलेंगे ही कल। पेपर के सॉल्यूशन के लिए तो हम मिलेंगे ही कल। तो टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, स्माइल।